अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे पास है डिज़ीज़ कंट्रोल। जब से बायोलॉजी ने स्टार्ट लिया है तब से क्या हो रहा है, तब से हमारे पास डिज़ीज़ और डिज़ीज़ को कंट्रोल करने का काम बड़े अच्छे तरीके से, यानी डिज़ीज़ जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस आई है डिज़ीज़ के जानने के बारे में, उसको इलाज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बायोलॉजी ने हमें कुछ तरीके बताए हैं जिसके ज़रिए हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड आ रहा है डिज़ीज़ कंट्रोल में वो है प्रिवेंटिव। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे आ रहा है। प्रिवेंटिव मेजर्स हम किसको कहते हैं? प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज़ करना, किसी चीज़ से बचाना, और मेजर्स हम कहते हैं जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हम उसको हम नाम देते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें बेटा डॉक्टर्स जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो है वो हमें बता देता है कि कौन सी डिज़ीज़, हमें बायोलॉजिस्ट क्या बताता है, डिज़ीज़ के बारे में बताता है, डिज़ीज़ का कॉज क्या है वो हमें बताता है, किस वजह से हो रही है, कॉस्टिव एजेंट कौन सा है, इसका कॉज क्या है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। यानी किसी भी कोई भी बायोलॉजिस्ट हमें डिज़ीज़ के बारे में बताएगा, उसका कॉज क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास आती है एड्स की। एड्स आपको पता है हम इसको क्या कहते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का हम इसको नाम देते हैं। और ये किस वजह से कॉज हो रही है? ये हमारे पास कॉज हो रही है HIV की वजह से, जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस का नाम दिया जाता है। यानी एड्स हमारे पास डिजीज़ है, डिजीज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, एड्स का फुल फॉर्म। किस वजह से कॉज हो रही है? HIV की वजह से कॉज हो रही है, वायरस की वजह से, HIV वायरस उसकी वजह से कॉज हो रही है। अब ये फैलती कैसे है? ये इसके ज़रिए कैसे फैलेगी? जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया जाएगा, यानी ऐसा कोई इंसान जिसको ये HIV है या जिसको एड्स की बीमारी है, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात रखे जाएं, या किसके ज़रिए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। जब ब्लड ट्रांसफ़र करवाया जा रहा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, यानी ऐसा कि जब ब्लड लिया जाता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ या वैसे ब्लड की किसी को ज़रूरत है, तो ऐसे इंसान का ब्लड ले लिया जाए जिसको HIV है, जिसको एड्स है, तो उसके ज़रिए क्या होगा? उसके ज़रिए उस जो हेल्दी पर्सन है, यानी एक ऐसे इंसान का खून मौजूद है जिसको HIV वायरस है, जिसको एड्स है, तो क्या हुआ? अगर उसका हमने ब्लड जो है किसी हेल्दी इंसान को लगा दिया तो उसको अभी HIV एड्स होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर भी HIV एड्स आ जाता है। या उसके लिए इसके अलावा क्या किया जाता है? सिरिंजेस इस्तेमाल की जाती हैं, सिरिंजेस या इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अगर एक ऐसे, हमेशा कहा जाता है सिरिंज नहीं, जब भी डॉक्टर के पास इंजेक्शन के लिए जाए तो सिरिंज हमेशा नहीं जो है वो यूज़ करनी चाहिए। वो किस वजह से? कि अगर फॉर एग्जांपल ये पहले से यूज़ शुदा सिरिंज है, यानी किसी ऐसे इंसान को इससे इंजेक्शन लगाया गया है जिसको एड्स है, तो वो सिरिंज जब किसी हेल्दी इंसान को लगाई जाएगी, किसी नॉर्मल इंसान को लगाई जाएगी, तो क्या होगा? इस सिरिंज के ज़रिए जो HIV है दूसरे इंसान में मुंतकिल होगा और उसको भी क्या कॉज करना स्टार्ट कर देगा, उसको भी एड्स जो है वो कॉज करना स्टार्ट कर देगा। या क्या हुआ कि यहाँ किसी एड्स वाले पेशेंट का ऑपरेशन हुआ तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, यानी जितने भी औलाद जिसके ज़रिए ऑपरेशन किया गया, उन औलाद को सैनिटाइज़ नहीं किया गया, उन औलाद को फेंका नहीं गया या उन औलाद को साफ़ नहीं किया गया, उन्हीं औलाद से किसी हेल्दी पर्सन का इलाज कर दिया गया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है वो उसको लग जाएगी। या एक और बीमारी है जिसके बारे में बताया हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं हेपाटाइटिस का नाम देते हैं। हेपाटाइटिस बी जो है वो एच वायरस की वजह से होता है, ये हमें बता दिया बायोलॉजिस्ट ने, हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है एच वायरस की। और इसके भी सारे जो हैं कॉजेज वो सेम है, यानी ये भी किसके ज़रिए होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हो सकता है, सिरिंजेस इस्तेमाल की जाए, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या इंस्ट्रूमेंट के, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हो सकता है। अब ये बायोलॉजिस्ट ने हमें बता दिया कि ये डिज़ीज़ है, इसका कॉस्टिव एजेंट है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है? तो आपने इन सारी चीज़ों को जब प्रिवेंट करेंगे, इनसे बचेंगे, तो आप किससे? एड्स से और हेपेटाइटिस, इन दोनों से आप बच सकते हैं। यानी जब भी
किसी ऐसे जिनसी ताल्लुकात से परहेज़ किया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुराद जब भी अगर खून की ज़रूरत पड़ी है तो ऐसा खून लिया जाए जो टेस्टेड है, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, जिसके अंदर एड्स वाली कोई वायरस या एड्स का पेशेंट का नहीं है, वो ट्रांसफ़र किया जाए। या हमेशा सिरिंजेस जो हैं या इंस्ट्रूमेंट नए इस्तेमाल करवाए जाएँ, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आप इस डिज़ीज़ से बच सकते हो। बेटा तो ये क्या हुआ, प्रिवेंटिव मेजर में ऐसी चीज़ें जैसे एड्स का अभी तक इलाज नहीं है, जो चीज़ें जिसका इलाज नहीं है, जो बीमारी जिनका इलाज नहीं है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम इन प्रिवेंट्स मेजर को ले लिया जाए, यानी इनसे बचा जाए, प्रिकॉशंस की जाए, तो क्या हो सकता है, हम डिजीज़ से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आता है, उसके बाद जो दूसरी बेटा हमारे पास आ रही है, उसको हम नाम देते हैं, जो दूसरा हमें बायोलॉजी ने डिजीज़ कंट्रोल के लिए बताया है, वो हमारे पास वैक्सीनेशन है, या इसको इम्यूनाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, सबसे पहले आपको पता है वैक्सीनेशन का काम जो है वो एडवर्ड जेनर आया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट, इसने सबसे पहले वैक्सीन जो है वो 1976 में इसने सबसे पहले वैक्सीन जो है वो तैयार की थी। अब इसने वैक्सीन जो थी वो काउपस के लिए, एक बीमारी है काउपस, उसके लिए तैयार किया। इसको काउपॉक्स का नाम दिया जाता है। इसको काउपॉक्स की बीमारी जो है, इसमें जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे हसरा टाइप होते हैं, उस तरह के दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसने काउपॉक्स के लिए इस्तेमाल किया था। तो काउ का लफ्ज़ निकलता है वैका से, तो इसलिए इसको नाम भी किसका दे दिया गया, वैक्सीनेशन का नाम दे दिया गया। नहीं, वैक्सीनेशन क्या है, पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने दरियाफ्त की, एडवर्ड जेनर ने इसको बनाया था। किसके लिए, एक बीमारी है जिसको नाम दिया जाता है काउपॉक्स का नाम दिया जाता है। अब ये काउपॉक्स के लिए थी, तो काउ को हम नाम देते हैं वैका का, तो इसलिए इसको जो है वैक्सीनेशन का नाम दे दिया गया। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हम नाम लेते हैं पोलियो की डिज़ीज़ आपने सुनी होगी, या उसके अलावा हमारे पास आती है मम्प्स आते हैं, या मीज़ल्स ऐसी बीमारी है। ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। यानी जैसे ही बच्चा जो है पैदा होता है, उसके एक कोर्स करवाया जाता है इंजेक्शंस का, शॉट्स उसको लगवाए जाते हैं, इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, वो असल में वैक्सीनेशन होती हैं। पोलियो, मीज़ल, मम्प्स यानी हसरा वगैरह के लिए जो है ये सारी वैक्सीनेशन उनको, उसको छोटे होते ही जब उसको वैक्सीन कर दिया जाता है, उसको वैक्सीनेशन लगा दी जाती है, तो वो इन सारी बीमारियों के खिलाफ इम्यून हो जाता है, यानी उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो जाती है और उसको ज़िंदगी में ये बीमारियां कभी भी दोबारा नहीं हो सकती हैं। अब उसके अलावा जो है अभी तक जो है कहा जा रहा है कि दुनिया में जब से वैक्सीनेशन तैयार हुई है, काउपॉक्स की वैक्सीनेशन, या दुनिया को काउपॉक्स और पोलियो से जो है वो साफ़ कर दिया गया है कि अब इनकी वैक्सीनेशन की वजह से ही बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में नहीं रही है। तो क्या होता है, वैक्सीनेशन जब करवाई जाती है बेटा, तो उसके खिलाफ जो है, उस डिज़ीज़ के खिलाफ यहाँ पे इम्यून हो जाता है इंसान, उसके अंदर इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको वो ये बीमारी दोबारा से नहीं लग सकती है। एडवर्ड जेनर में सबसे पहले हमने कहा 1976 में इसने उसको दरियाफ्त किया था। इसकी मज़ीद डिटेल जो है 10th में भी आपने की हुई है, आगे चैप्टर्स में भी आनी है इसकी मज़ीद डिटेल, तो इसको हम इतना ही फ़िलहाल करते हैं कि हमारे पास ये डिज़ीज़ जो है वो इस फॉर्म में, इसको वैक्सीनेशन को, यानी हम डिज़ीज़ कंट्रोल किसके ज़रिए कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के ज़रिए कर रहे हैं, या हम किसके ज़रिए कर रहे हैं, इसको इम्यूनाइजेशन के ज़रिए हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये हमारे पास कौन सा मेथड था, ये हमारा दूसरा मेथड था जिसके अंदर हमने डिज़ीज़ को कंट्रोल किया। अब तीसरा जो मेथड हमारे पास आता है डिज़ीज़ कंट्रोल करने का, तीसरा बेटा जो हमारे पास मेथड आता है उसको नाम दिया जाता है जीन थेरेपी, या थेरेपी का जो है वो इसको नाम दिया जाता है। जीन थेरेपी और जीन थेरेपी में भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं एंटीबायोटिक्स आती हैं,
उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास रेडियोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी। उसके अलावा कीमोथेरेपी है। उसके अलावा हमारे पास अब सबसे बाद में लेटेस्ट आने वाली जो है वो हमारे पास कौन सी है, जीन थेरेपी है। अब जीन थेरेपी हमने यहाँ पे डिज़ीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करके। एंटीबायोटिक्स जो है वो उस एंटीबायोटिक्स हम स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी, जो बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली डिजीज़ है उसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी बीमारियां जो किसकी वजह से हो रही हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, उसको हम इस्तेमाल करें, उसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ का, उसको हम नाम दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स तब तक देते रहते हैं जब तक वो इंसान जो है वो बीमारी है, वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है वो उसका रेजिस्टेंट नहीं हो जाता। इन्हीं एंटीबायोटिक्स जो है आप क्या करते हो, अगर एक बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो आप उसका इलाज में उसको एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट करते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब इस एंटीबायोटिक का असर बॉडी के ऊपर होना ख़त्म हो जाता है। किस वजह से, कि जो ये बैक्टीरिया है ये क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंट हो जाता है। इसमें क्या डेवलप हो जाती है, इसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर इस एंटीबायोटिक के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त आ जाती है। तो कुव्वत मुदाफ़त आने की वजह से क्या होता है कि जितनी मर्ज़ी आप इसको ये एंटीबायोटिक दे लोगे इसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो है वो इसमें जितने देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक्स जो है हम ड्रग्स वगैरह एंटीबायोटिक देते हैं किसके लिए, बैक्टीरिया और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। लेकिन एंटीबायोटिक भी तब तक दी जा सकती हैं जब तक जो बैक्टीरिया है वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर लेता, इसके खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं हो जाता, तब तक जो है वो हम इसको ये डिज़ीज़ इसको ये एंटीबायोटिक्स जो है वो देते रहते हैं। अगर एक दफ़ा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया तो इस हाथ से एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, यहाँ तो हम उसको एंटीबायोटिक चेंज करके देते हैं या उसकी पोटेंसी हाई कर देते हैं, तो भी इस तरह काम चलता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये जो तीनों मेथड्स हैं बेटा, ये कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए होते हैं, यानी कैंसर जो बीमारी है इसके इलाज के लिए स्पेसिफिकली हमें ये बताए हुए हैं। सबसे पहले रेडियोथेरेपी, जो रेडियो वर्ड है ये हम लेते हैं रेडिएशन से। रेडिएशन हम कहते हैं शुआओं को जो है एक खास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये निकलती हैं। ये शुआएँ कहाँ से आती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस को हम लेके रेडियोथेरेपी कराते हैं। अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जिस हिस्से में कैंसर है, यानी ये हिस्सा है जिस्म का जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इसको कैंसर हुआ है, कैंसर वाला पोर्शन है, तो क्या होता है हम ये जो रेडियो एक्टिव वाली रेडिएशंस हैं इस खास हिस्से के ऊपर इसको एक्सपोज करवाते हैं, यानी इस खास हिस्से के ऊपर इन रेडिएशंस को गिराया जाता है। अब ये कुछ खास इंटरवल्स पे होता है, यानी वक्फे के दौरान खास दिनों में खास टाइम पे जो है वो रेडिएशंस यहाँ पे जब इसके ऊपर गिराई जाती हैं तो जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर आपने पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग होना स्टार्ट हो जाती है सेल की, तो क्या होता है कि कैंसर सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ हो जाती है, वो कैंसर सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा रेडियो थेरेपी क्या है। रेडियो थेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनसे रेडिएशंस लेते हैं और इन रेडिएशंस को उस बॉडी के खास हिस्से के ऊपर गिराते हैं जहाँ पे कैंसर जो है वो मौजूद है। अब ये खास इंटरवल्स पे होता है, स्पेसिफिक जो है या रेगुलर इंटरवल पे इसको करवाया जाता है। रेगुलर इंटरवल्स पे, इंटरवल्स हम कहते हैं वक्फे पे एक खास जो है वो वक्फे के ऊपर एक खास जो है वो टाइमिंग के ऊपर इसको बार बार, रेगुलर का मतलब बार बार जो है वो इनको इंटरवल्स के ऊपर गिराया जाता है। अब इसका क्या होता है कि इससे जो कैंसर सेल्स हैं जिस बॉडी पार्ट में ये कैंसर सेल्स मौजूद हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बेटा इसका एक जो है हमारे पास आप कह लो इसका एक हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है, डिसएडवांटेज ये है कि कैंसर सेल्स तो मरते हैं, प्लस ये क्या करते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं यानी जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी ये किल करना स्टार्ट कर देता है।
इसने कैंसर सेल्स को तो ख़त्म किया, यानी जिनको ख़त्म करना था उनको तो ख़त्म किया, लेकिन जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनको भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसका हमारे पास एक डिसएडवांटेज आ जाता है रेडियोथेरेपी का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कीमोथेरेपी। कीमो वर्ड कहाँ से आया है हमारे पास, केमिकल से, यानी इसमें हम केमिकल्स देते हैं। कौन से केमिकल्स, जो एंटी कैंसर होते हैं, यानी कैंसर को किल करने वाले केमिकल्स जो हैं, ड्रग्स वगैरह जो हैं, वो क्या किया जाता है, कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है, और ये भी रेगुलर इंटरवल पे दी जाती हैं। और ये भी क्या किया जाता है, ये भी हमारे पास इनको रेगुलर इंटरवल्स पे जो है ये इनको दिया जाता है। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा कीमोथेरेपी केमिकल से निकला है, तो इसमें हम एंटी कैंसर जो केमिकल्स हैं वो किसको देते हैं, कैंसर पेशेंट को। जिस पेशेंट को, जिस मरीज़ को कैंसर है उसको ये कीमो, अक्सर आपने वर्ड भी सुना होगा, कीमो करवाई जाती है, कीमोथेरेपी करवाई जाती है। तो कीमोथेरेपी में क्या है, कैंसर पेशेंट को हम वो खास केमिकल्स, एंटी कैंसर केमिकल्स देते हैं खास वक्फों के साथ। तो खास एक मुकर्रर वक्फों के साथ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आता है कि ये जो केमिकल्स हैं बेटा, ये आपकी कुव्वत, जिस पेशेंट को कैंसर है उसकी कुव्वत मुदाफ़त को, उसको रेजिस्टेंस को, उसकी इम्यूनिटी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हमने पहले भी कहा कि जीन थेरेपी हमारे पास क्या है, सबसे बाद में आने वाला जो है वो हमारे पास तरीका है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में जैसे नाम से जाहिर है जीन्स, जीन्स में क्या होता है, कैंसर आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि आपकी बॉडी में एक खास टाइम जो है वो हर सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के ज़रिए। पढ़ा हुआ है आपने कि हमारे सेल्स में क्या होता है, जो हमारे सेल्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करते हैं, यानी दो से चार होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को। कैंसर सेल्स जो हैं वो उनसे माइटोसिस किसके ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए। आपकी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो एक खास स्टेप भी इनको ज़रूरत होती है, वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड, यानी जितने सेल्स, फॉर एग्जांपल 4 सेल्स है तो यहाँ पे 4 सेल्स ही बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके जो जीन्स ये इस माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये जीन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। डिफेक्टिव का मतलब ये जीन्स जो हैं वो इनमें कोई ना कोई नुक्स आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे हमें 4 सेल्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे डिवीजन को रुकना चाहिए, डिवीजन आगे से होती जाती है, 8 से 16, 16 से किसी इस तरह होती जाती है। और हमारे पास क्या होता है, हमें क्या होता है, जिन सेल्स की ज़रूरत नहीं भी है वो सेल्स हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन सेल्स को नाम दिया जाता है कैंसर सेल्स का नाम दिया जाता है। यानी यहाँ पे डिवीजन बार बार कैंसर में आपने पढ़ा हुआ है कि बार बार होती है, जिसको हम ट्यूमर का नाम देते हैं, मैलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर पढ़ा हो जाते हैं। यानी क्या हुआ कि ये कैंसर होने की असल वजह क्या है, जीन्स है, यानी जीन्स में डिफेक्ट आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी में ये जो जीन, ये जो डिफेक्टिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर वाला सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इन जीन्स को ही हम चेंज कर देते हैं। इन जीन्स को निकाल के इनकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, ये जो डिफेक्टिव जीन्स हैं इनको हम निकाल के इनकी जगह पे जो हेल्दी जीन्स हैं जो बिल्कुल सही हैं वो हम डाल देते हैं। इनकी जगह पे हेल्दी जीन्स डालने को हम नाम देते हैं जीन थेरेपी का। क्लियर है कि क्या हो रहा है, जीन थेरेपी में जो डिफेक्टिव जीन है उनको हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है, उससे कैंसर का इलाज होता है। अब ये सारे तरीके रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और जो जीन थेरेपी है ये पाकिस्तान में करवाई जा रही है। कुछ खास जो है वो सेंटर्स हैं जिनके अंदर ये सारा काम करवाया जा रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने डिसीज़ कंट्रोल में 3 तरीके पढ़े हैं। उन 3 तरीकों के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, उन 3 तरीकों के ज़रिए हमने कहा कि डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। पहला तरीका हमने कहा कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, यानी जिन बीमारियों का हमें नहीं पता उन बीमारियों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रिकॉशंस के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए उसको हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा कि हम क्या करते हैं, या तो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, इम्यून हो जाते हैं, यानी इम्यूनिटी अपनी बढ़ा लेते हैं। तीसरा हमने किसको कहा, जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी में हमने फर्दर इसके स्टेप्स पढ़े। उसके बाद दोबारा से हम एक दफ़ा IDM को डिस्कस कर लेते हैं।
दोबारा से हम पढ़ लेते हैं IDM। IDM में हमने क्या कहा था, IDM क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, कि डिज़ीज़ को मैनेज करने का तरीका है। बेटा IDM में हमने कहा था कि जब भी कोई डिज़ीज़ आती है उसको हम कंट्रोल करते हैं, कि उसको बताया जाता है कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो IDM क्या करता है, इसमें जो डिज़ीज़ आ रही है इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन करवाता है, यानी इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करवाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे होती है कि लोगों को बता दिया जाता है ये डिज़ीज़ क्या है, किस वजह से हो रही है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो मैं इसको हम नाम देते हैं IDM के। इसकी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, आजकल कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कोरोना किस वजह से हो रहा है और उसको बचने के तरीके हमारे पास क्या है, यानी हाथ धोना है, मास्क वगैरह इस्तेमाल करना है। तो ये सारे क्या है, इसमें कम्युनिटी लोगों को बताया जा रहा है कि आपने डिज़ीज़ से कैसे दूर रहना है। तो इसी को हम नाम देते हैं IDM में, यानी इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें लोगों को हम बता देते हैं कि डिसीज़ जो है वो क्या है, किस वजह से हो रही है और उससे बचने प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से आपने लेने हैं जिसकी वजह से आप डिज़ीज़ से जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हो या डिसीज़ से आप जो है वो बच सकते हो।